नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे क्या सपा को मिलेगा बसपा का साथ। केंद्र की सियासत में ताजपोशी की आस लिए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश और भरोसे के साथ निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 तक का रोड मैप तैयार कर चुकी है। वहीं विपक्षी दलों में अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो ने भी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए सांसदों को जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि पिछले निकाय चुनाव की बात की जाए तो बसपा दूसरे स्थान पर थी। वहीं समाजवादी पार्टी भी बूथ मजबूत करने में जुटी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए फुल स्टॉप लगाने की उम्मीद से अलग अलग राज्यों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए जन समर्थन जुटाने की जुगत में है। इन्हीं सब के बीच सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच से एक नारा देकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन सा राजनीतिक दल कितना लाभ ले पाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसकी पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो आपको सुनाते हैं। मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मैं मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। आज मंच पर जो भी बैठे हुए हैं, ये कभी बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय महासचिव होते थे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में ये तमाम दिग्गज जुटे हैं। सपा ने भी एक नारा दिया कि, लेकिन एक बड़ा सवाल है इस नारे के साथ कि क्या गठबंधन से ही किनारा मिल पाएगा? विपक्षी दलों की एकता क्या वाकई बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का या इस नारे का कह लीजिए क्या मायने हैं? कह तो दिया, लेकिन क्या है? और जो कुछ भी है, एक छोटी सी बानगी हमने अभी हाल ही में जब इलेक्शन हुए थे तो हमने देखा है। उत्तर प्रदेश की सियासत क्या कहती है, राजनीति क्या कहती है, ये भी बहुत अच्छे से पता है। लेकिन क्या एक बार फिर से कोई गठबंधन उतना सफल हो पाएगा? क्या बीजेपी को वो चुनौती मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुहेल देव पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील अर्कवंशी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करना चाहती हूँ। एक चुनौती भरा नारा मुझे ये सुनने में लगा, या कह लीजिए कि अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने के लिए, या जो कुछ भी वाकई में एक पुरानी हम उत्तर प्रदेश का एक इतिहास देखें राजनीति का, तो निश्चित तौर पर क्या थी समाजवादी पार्टी, फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन ये निश्चित तौर पर उनका जो नेतृत्व, उनका जो वर्चस्व था, वो किसी से छिपा नहीं है। और मुझे लगता है बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस नारे पर, उनके इस कथन पर जरूर जाऊंगी कि क्या मायने हैं। देखिए राखी जी, ये नारा उस समय लगा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा था। और सच पूछिए तो ये उस समय भी नहीं लगा था। चुनाव जीतने के बाद इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उपहास स्वरूप ये नारे लगाए थे। और आज उस नारे की जो पुनरावृत्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले दिनों वो रामचरितमानस पे अपनी टिप्पणियों के लिए जाने गए और उसके बाद सपा सुप्रीमो ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया, कुछ उसी तरह की कवायद हवा में उड़ गए जय श्री राम जैसा शब्द कह के इस समय करते देखे जा रहे हैं। बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम जो वो कर रहे हैं, ये तो साफ है कि उनको कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो की सह हासिल है। लेकिन स्वामी प्रसाद जी ये बात भूल जाते हैं कि जब
मिले मुलायम काशीराम, उसके बाद दलित की बेटी के साथ गेस्ट हाउस कांड भी हो गया था। और जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हुए, समाजवादी राज्य में कभी भी दलित सुरक्षित नहीं रहे। आज दोनों नेता इस धरती पे नहीं है, न काशीराम जी है, न मुलायम सिंह जी है। लेकिन समाज के अंदर दिलों पे घाव इतने गहरे हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद भी दोनों समाज कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पा रहे। ये तमाम प्रयासों के बाद चुनाव के दौरान भी देखा गया। इस तरह का नारा स्वामी प्रसाद जी लगवा रहे हैं, ये नारा बहुसंख्यक समाज को चोट पहुंचाने वाला है। आज की स्थिति में आप जो इस तरह के उपहास की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लीजिए, ठीक है। आप जय श्री राम शब्द का उपयोग करके जो टिप्पणी कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। उस पर FIR भी हुई है, कानून अपनी कार्रवाई भी करेगा। और समाज इन दोनों लोगों के चाल चरित्र को अच्छी तरह जानता है। ठीक है। दलित के बेटी के साथ इनके राज्य में क्या हुआ और दलितों के साथ क्या हुआ। तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता का फैसला शर्माते, जनता इनके छलावे में फंसने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए विवेक जी वापस आऊंगी। शिल्पी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ये बात आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने ये नारा दिया या जिस तरह से बात करने की कोशिश की, उस पर FIR भी हो गई, विवेक जी कह रहे हैं तमाम चीज़ें हो गई होंगी, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि निश्चित तौर पर एक वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और इस तरह से यदि कोई बयान आता है या कह दीजिए बीजेपी का सफाया हुआ, वो भी कहा था, लेकिन जो नारे के रूप में दिया गया, क्या वो सही था? और क्या वाकई में इसके बाद भी क्या बीजेपी को वो चुनौती समाजवादी पार्टी दे पाएगी? ये सवाल मैं इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव देखे, वर्तमान में सरकार किसकी है ये भी हमने देखा। और क्या मुलायम सिंह यादव यदि हमारे बीच नहीं है, काशीराम हमारे बीच नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव है, क्या वो एक चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा? देखिए, विवेक जी को थोड़ा गुरेज करना चाहिए आधी अधूरी जानकारियां लोगों के बीच में चैनल के माध्यम से रखते हुए। जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक नारा है, जय सिया राम एक धार्मिक नारा है, एक धार्मिक उच्चारण है, नारा नहीं है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए विवेक जी। जय श्री राम के नाम पर आपने कितना आतंक पूरे भारत में मचाया और लंबे समय तक मचाया, ये सबने देखा है। बची बात कि मान्यवर काशीराम और नेताजी के संदर्भ में जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, कोई गलत नहीं कहा। आपने एडिटेड अंश चलाए हैं, खुद आपकी बाइट में आ गया है कि इस मंच पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव आसीन हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का संदर्भ ये था कि जब नेताजी और मान्यवर मिले थे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था। आज समाजवादी पार्टी पूरे तौर पर 80 और 20 की राजनीति कर रही है, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य जी मजबूत कर रहे हैं। ये हमारा नेतृत्व भी जानता है और हम भी जानते हैं। बची बात रामचरितमानस फाड़ने या जलाने की। रामचरितमानस की विवादित चौपाइयों पर हर समाजवादी को आज भी उतना ही विरोध है, कल भी रहेगा। रामचरितमानस से हमारा कोई विरोध नहीं है। आप चौपाइयों को एडिट करिए, संपादित करके, ये मांग हमारी आज भी है, क्योंकि हमारे सम्मान को ठेस लगाई जाए। आपने कहा दलित की बेटी, आप हाथरस का कांड भूल गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 6 सालों से दलितों के प्रति जो तांडव मचा हुआ है, आपको वो याद नहीं आएगा। मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, सिर्फ एक बार नहीं कई बार रही हैं, और अलायंस में आई। पिछले लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में आई। तो मुझे लगता है कि विवेक जी से ज्यादा बेहतर मायावती जी से ये सवाल करना चाहिए कि गेस्ट हाउस कांड पर आपने अपनी सारे मामले वापस क्यों लिए थे? कोई दबाव था क्या आपके ऊपर? स्पष्ट है कि कोई दबाव नहीं था, खुद मायावती जी जानती हैं। और दलितों के प्रति आप इतने ज्यादा सहृदय हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे? चलिए वो तो पिछड़ों की बात है। तो आप आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं?
आप सरकारी उपक्रम क्यों खत्म कर रहे हैं? आप जो संवैधानिक अधिकार दलितों को दिए गए हैं, आप कहते हैं पिछड़ों और दलितों में बहुत रिश्ते खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा खराब हैं। अच्छा, आपने पैचअप करने की क्या कोशिश करी? आप खुद राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो आरक्षण जो अधिकार था जिससे दलित दलित नहीं रह जाता, दमित और शोषित नहीं रह जाता, उसको खत्म करने के लिए तो आप पूरी तैयारी किए हुए हैं। पूरा हाथ सब कुछ आपने निजीकरण में दे दिया है, हर कुछ आज पूंजीपति के हाथ में है। आपको दलितों की चिंता नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। जब अलग अलग प्रदेशों में दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है तब आपको चिंता नहीं होती। हाथरस में दलित की उस बेटी का जीभ काट करके बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, तब आपको चिंता नहीं हुई। आज आप बता रहे हैं कि दलित की आप चिंता कर रहे हैं। इनकी पूरी और पूरी चिंता ये है कि SC ST OBC साथ ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी को ये कुचक्र तो करने हैं। ठीक है। धर्म का सहारा लेके सरकार शिल्पी जी, क्या आज जानते हैं क्या कि बसपा सब का धर्म साथ से उबर मिलेगा? चुके हैं। शिल्पी जी, क्या बसपा का साथ मिलेगा? बसपा का साथ नहीं चाहिए, हमें बसपा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बसपा खुद भारतीय जनता पार्टी की बी की टीम की तरह काम कर रही है। बसपा हमेशा इस तरह से काम करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की होती है। ये विधानसभा चुनाव में सबने देखा, उन्होंने चुन चुन के जिस तरीके से अपने प्रत्याशी उतारे, उससे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का फायदा हुआ। अगर वो उस जगह चाहे समझौता करते या नहीं उतारते तो फायदा होता, सरकार बनती समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को बसपा का नहीं सहारा चाहिए। बाकी क्षेत्रीय दल हैं, हम भी हैं, बसपा भी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम तीसरे मोर्चे के रूप में आएंगे। लेकिन हमें लगता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस समेत किसी का भी ये मन बसपा के साथ आने का नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये SC ST OBC के साथ आने की बात कही है, बसपा के साथ आने की बात नहीं कही है। ठीक है, चलिए सुनील जी, सुहेलदेव पार्टी कहां जाएगी? क्योंकि अब मुझे ये सवाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आगामी इलेक्शन लोकसभा के लिए मुझे ये पूछना जरूरी हो गया है। आप किसके साथ थे 2022 में, किसके साथ थे लगातार, किसके साथ कैसा अनुभव रहा, बहुत अच्छे से पता है, ये एक चर्चा का विषय क्योंकि नहीं है। लेकिन आगामी में क्या स्थिति परिस्थिति उत्तर प्रदेश की सियासत में दिख रही है, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर समय है, अभी नगर निकाय चुनाव है, जिसको लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश तो जनपद में सावधान यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाकर जन जन नीतियों को बताने का काम किया है। और हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए। तो अभी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। रही बात आज जो आपने जो विषय रखा हुआ है, उस विषय पर थोड़ा हम आते हैं। आपने देखा कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य को दलित प्रेम बहुत नजर आ रहा। जब ये बसपा की सरकार में थे तब इनको दलित प्रेम नजर नहीं आ रहा था। तब वहां 4-4 बार सरकार रही, वहां मंत्री बने रहे और वहां मलाई काटते रहे, तब इन्होंने एक बार भी बोलने का काम नहीं किया। या रामचरितमानस तब उन्होंने पढ़ने का काम नहीं किया था क्या? तब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसमें चौपाइयां गलत हैं। फिर उसके बाद जब बसपा की सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने, अपनी बेटी को सांसद बनाया, वहां पर पूरी मलाई काटते रहे, तब इनको समझ में नहीं आया। जब इनको लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तब ये समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए और तब उन्होंने इस तरीके के बयान शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये खुद ही कंफ्यूज है कि हमको बोलना क्या है। सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कि अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ दिन बयान पहले दिया था, केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि तुम 100 विधायक तोड़ के ले आओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इनका कहीं ना कहीं सिर्फ और सत्ता कैसे मिले, सत्ता को कैसे हम पाने का काम करें, इस तरीके के बयान देते रहते हैं। और हमारी समझ से आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए ये भस्मासुर साबित होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। और समाजवादी पार्टी का हर्ष क्या होगा, क्योंकि बसपा ये खत्म करके चले आए, आज जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये अपने मानसिक संतुलन बिगाड़ चुके हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी 80 और 20 की बात करती है। जब सरकार में थी तब आपने अति पिछड़ों को हिस्सेदारी कितनी देने की बात करी। अभी हमारी बहन शिल्पी जी बता रही थी कि 80-20 की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। अरे जब आपकी सरकार थी, 4-4 बार सरकार रही, तब तो आपको अति पिछड़े समाज के लोग नजर नहीं आए, ना पाल नजर आए, ना प्रजापति नजर आए, ना राजभर नजर आए, ना अर्कवंशी नजर आए, ना बंजारा नजर आए। हमने तो एक भी अर्कवंशी आपके दल में नहीं देखा कि किसी को भी आपने प्रतिनिधित्व देने का काम किया हो। सिर्फ और सिर्फ यादव जी की जब सरकार होती है, आज उसी वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी देने का काम किया जाता है। और आज जिस तरीके का बयान आप दे रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाला बयान दे रहे हैं, ना कि समाज को जोड़ने वाला बयान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। विवेक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो शिल्पी जी से लेना है मुझे। देखिए राखी जी, जब हम जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है इस पे। जय श्री राम के संबोधन के साथ बहुसंख्यक समाज में गर्व का संचार होता है, और इस तरह से जय श्री राम शब्द का उपयोग स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, ये अपमानित करने वाला है। शिल्पी जी इस पे मुस्कुरा सकती है क्योंकि उनकी पार्टी की ही नीति है बहुसंख्यक समाज को चोट पहुंचाने की। कावसेवकों की हत्या अभी बहुसंख्यक कौन है बहुसंख्यक? कौन है बहुसंख्यक? आप बताइए, जनगणना करके बताइए बहुसंख्यक कौन है? किसको कह रहे हैं आप बहुसंख्यक? गुमराह न करिए लोगों को धर्म के आधार पर। ठीक है शिल्पी जी, एक मिनट उन्हें पूरा करने दीजिए, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। 1 मिनट उन्हें बोल लेने दीजिए शिल्पी जी। धर्म के अंधकार में आप शिल्पी जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उन्हें बोलने दीजिए, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। देश में दलितों को शिल्पी जी प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए प्लीज ऐसे अच्छा नहीं लगता। आपके बीच में वो नहीं बोले और बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, प्लीज बोलने दीजिए, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। मैंने कहा मैं दलित समुदाय से आती हूँ और मेरा ठीक है शिल्पी जी बोलिएगा अपने समय में। 1 मिनट रुकिए। चौपाइयों से भी विरोध है। दुखद है, और जिस तरह से उस निर्णय को अखिलेश यादव सह दे रहे हैं, ये अत्यंत दुखद है। गलत बात है शिल्पी जी, प्लीज देखिए समय हो जाएगा, ना आपकी बात पूरी हो पाएगी ना उनकी हो पाएगी, चर्चा का सार नहीं निकलेगा, प्लीज शिल्पी जी प्लीज। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेवला समाजवादी पार्टी में रह करके अखिलेश यादव के सह जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहा है बहुसंख्यक समाज के आराध्य भगवान श्री राम के प्रति, वो अपमानजनक है, और इसका हिसाब बहुसंख्यक समाज समय आने पे महसूस चुकाएगा। जिस तरह के आचरण है आपका, आपको जिस तरह का आनंद इस विषय से मिल रहा है, एक पाई का हिसाब बहुसंख्यक समाज करेगा, मैं सूझ के करेगा। ये अपमानजनक है, ये जो नेवले से आप बोलवा रहे हैं समाजवादी ठीक है पार्टी के लोग। विवेक जी 1 मिनट रुकिएगा, विवेक जी 1 मिनट, शिल्पी जी मेरा सवाल सुनिएगा 1 मिनट, विवेक जी 1 मिनट, मैं बीच में रोक रही हूँ। शिल्पी जी सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज वो आपके समय में नहीं बोले थे तो आप इंटरप्ट करिए, पर प्लीज यदि मैं रोक रही हूँ तो प्लीज रुकिए। तो मैम सुनिए, मैम डिबेट की अपनी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, आप बोलिए इंटरप्ट करिए पर इतना नहीं। चलिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल को तो नहीं काट सकते आप, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विवेक जी 1 मिनट, विवेक जी 1 मिनट। हाँ शिल्पी जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण था वो पूछना था। विवेक जी मैं वापस आऊंगी, आपको समय दूंगी, बस 1 मिनट रुकिएगा। शिल्पी जी अभी सुनील जी कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, या उनका जो ये कथन है, बयान है, नारा है, जो भी है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भस्मासुर का काम करेंगे। वो इसलिए भी उन्होंने कहा, आपने कहा बसपा का साथ आपको नहीं चाहिए, उन्होंने कहा मिले मुलायम काशीराम, उसके आगे जो भी बात है, जो भी है उस पर बड़ी आपत्ति हो रही है, मैं नहीं बोलना चाहूंगी। मुझे समझ ये नहीं आता कि जब ये काम नहीं करेंगे, ये भस्मासुर का काम करेंगे, आपको बीएसपी के साथ जाना नहीं है, तो फिर बीजेपी को चुनौती कैसे दे पाएंगे आप? ऐसा क्या है आपके पास? नहीं, आप सुनील जी से पूछिए, विधानसभा चुनाव में हमारे साथ रहकर विधायक बना करके आज ये रोज भाजपा के साथ बैठे रहते हैं। मैं कहना नहीं चाहती, मैं व्यक्तिगत नहीं होती इन लोगों की तरह, बहुत ये सिद्धांत, नैतिकता और अवसर और अर्कवंशियों, बार बार इनका पूरा दबाव था। अर्कवंशियों को क्या मिला? अर्कवंशी समाज के नेता को खड़ा करने से किस राजनीतिक पार्टी ने मना किया? और खुद आपके नेता क्या करते हैं? सुबह किसी के साथ चाय पीते हैं, शाम को किसी के साथ चाय पीते हैं। दूसरी बात, मान्यवर किसी की जागीर नहीं है। जैसे कि विवेक जी को मैं बता दूं कि श्री राम, भगवान राम जो है वो आपकी जागीर नहीं है। भगवान राम में आस्था बहुत सारे समाजवादियों की भी है, और जो बार बार बहुसंख्यक आस्था व्यक्त करेंगे समाजवादी, जैसे वो डेवलप कर रहा है, जैसे वो डेवलप कर रहा है यादव के संरक्षण में, इसी तरह समाजवादी उसमें आस्था व्यक्त करेंगे। यही समाजवादियों की भाषा है, भगवान राम में आस्था व्यक्त करने की, यही तरीका है। उस लेवल से बात बोलवा रही है, यही भाषा समाजवादियों की, इसी तरीके से समाजवादी है भगवान राम में आस्था व्यक्त करेंगे। यही तरीका क्या समाजवादियों का? अरे क्यों बोलिए चिल्लू बर्बादी में?
क्यों बने? अपने आप हिंदू कहते क्यों बने? ऐसी भाषा आपकी है। को मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे धूर्त पार्टी को हम इसके जरिए जवाब देंगे। हमारा सम्मान है, हमारे सम्मान पे अधिक सवाल है। इन घटिया चौपाइयों पर आज भी विरोध है और हमेशा विरोध रहेगा। कोई भी कूड़ा कचरा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन चौपाइयों से आज भी विरोध है। मुझे कभी कभी लगता है राजनीति करने के लिए, चुनाव के लिए बहुत मुद्दे होते हैं, ऐसी बातें कर ही क्यों जाते हैं ये दिग्गज जिस पर आपत्ति आ जाती है। मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं हूं, ना बीजेपी के लिए, ना सपा के लिए, ना सुनील जी आपकी पार्टी के लिए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करिए ही मत ना जिसपे इतना बवाल हो जाए। जनता के मुद्दों की बात कर लीजिए, जनता की बात कर लीजिए। आपसी राजनीति में एक दूसरे पर तंज करते ही हैं, आप ऐसे किसी व्यक्तिगत नारे पे क्यों जा रहे हैं जिसमें प्रभु राम का या भगवान का या किसी की आर्थिक एक भावना, कहते हैं धार्मिक भावना जुड़ती है, क्यों जाना है ऐसी किसी चीज पे? क्या ठीक है? हाँ सुनील जी बोलिए। देखिए राखी जी, क्योंकि अखिलेश यादव जी संविधान को ही नहीं मानते हैं। संविधान पे ही भगवान श्री राम का पूरा चित्र वर्णन है। आज जिस तरीके से संविधान को लेकर, संविधान में ये लिखा हुआ है, दलित शब्द लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द को बाबा साहब ने ही नहीं कहा कि शुद्ध आप बोलिए दलित समाज को, मगर ये अपमान हमेशा करते हैं, ये दलित समाज का अपमान करते हैं। इन्होंने शुद्ध से हटवा दीजिए। कहीं ना कहीं ये संविधान को नहीं मानते हैं ना, इसलिए आज आप भगवान का, आज संविधान है उस पर पोस्टर बना हुआ है भगवान श्री राम का, और आप उसी के नाम को दे रहे हैं। और रही बात, दूसरी बात, जो आप मान्यवर काशीराम जी का नाम ले रहे हैं तो उसमें भी नाम है, तो आप देखिए ना राम का नाम उनमें भी जुड़ा हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं खुद कंफ्यूज है कि हमको बोलना क्या है, करना क्या है। ये पता कर ले कि राम क्यों जोड़ा जाता था दलितों के नाम के साथ, राम क्यों जोड़ा जाता था दलितों के नाम के साथ। अर्कवंशी जी, इतिहास को जानिए, इतिहास को। आपका भविष्य इतिहास में जाएगा, इतिहास जानेंगे तब वर्तमान सुधारेंगे। ये मान्यवर काशीराम ने कहा तो सिर्फ मानिए दलित बिरादरी के साथ राम जोड़ा जाता था। कुछ पता है आपको? एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए जरा, पता करिए कि राम दलितों के साथ ही क्यों जोड़ा था, ताकि बताने की जरूरत ना पड़े कि ये दलित है। आप क्या बात करेंगे, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि अखिलेश यादव जी को 125 सीटें कैसे जिताने का काम किया गया। ये ताकत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी में है, मगर आप चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो ये चर्चा है एक इस दिशा में भी चली जा रही है। देखिए, बहुत छोटा सा एक पॉइंट मैं बोलूंगी आप तीनों के लिए, तीनों ही जो जिस पार्टी से आप बैठे हैं ना, उन तीनों के लिए, जब इलेक्शन आता है तब इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। तब सिर्फ ये देखा जाता है कि हमें कितना वोट यहां से मिलेगा, हमें कितना वोट यहां से मिलेगा, तो हम उनके हित की बात करें, उसके बाद कोई नहीं पूछता। ये क्राइटेरिया किसने बनाया कि वो दलित हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो ठाकुर हैं, वो ये हैं, वो हैं? इंसान है। मोहन भागवत जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है। हम सब इंसान हैं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूं। सबका एक क्राइटेरिया अलग हो सकता है, लेकिन उनको इतना नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है, उस पर राजनीति की जरूरत नहीं है। उनके हितों के लिए करिए, यदि वो पिछड़े हैं तो उस पर राजनीति नहीं हो। आप सुनिए, समझिए मैं बोल क्या रही हूँ पहले। चलिए सुनील जी और शिल्पी जी, ठीक है, भरपूर समय दिया। विवेक जी को बोलने दीजिए, समय की सीमा है प्लीज। हाँ विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी निकलेगी कैसे इन तमाम चीजों से? मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो ग्राफ है, या उत्तर प्रदेश में आप हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बिल्कुल सही है कि जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी एकता और उत्तर प्रदेश की सियासत में यह बहुत प्रभावी रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। कैसे निकालेंगे? देखिए राखी जी, समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन दलों को साधने में नाकामयाब रही है। मायावती जी के साथ गठबंधन नहीं चला, कांग्रेस के साथ नहीं चला, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ नहीं चला। समाजवादियों का जो चरित्र है ये किसी के साथ बहुत दिन तक रह नहीं सकते। जिस तरह से काशीराम जी के साथ गठबंधन बना करके मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड अंजाम दिया गया, और तो और इस तरह एक बार यहाँ विधानमंडल दल के चुनाव में अजीत सिंह को दौड़ाया गया, ठीक है, सब तमाम किस्से समाजवादियों के हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात करती है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं।
मुख्य धारा में आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए ये अब आने वाले समय में भी देखेंगे। विवेक जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा बड़ा है, देखिए हम फिर दोबारा इस चर्चा में बैठेंगे। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया। सपा को मिलेगा बसपा का साथ। मुझे इस सवाल पे अब एक आंसर निकल कर आया शिल्पी जी की तरफ से कि शायद नो, क्योंकि वो कह रही है नहीं जाना हमें बसपा के साथ, हम अकेले ही काफी हैं। लेकिन क्या ऐसे उत्तर प्रदेश की सियासत में ये चल पाएगा? कौन किस पर भारी होगा ये देखना वाकई आने वाले समय में दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।